नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो कलाम की रीट पात्रता परीक्षा के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, उसका मेजर टेस्ट नंबर 1, यानी कि जो पहले 5 माइनर टेस्ट हो चुके हैं उसके बाद एक मेजर टेस्ट हुआ है वो देखेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी के जो आपके 15 क्वेश्चन आए थे वो। अब कई स्टूडेंट बोलेंगे हिंदी के तो 30 आते हैं, यहाँ 15 क्यों आए? तो मैं बता दूं ये टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज थी और इसमें आपके 60 क्वेश्चन आए थे साइकोलॉजी के, जो हम कल से स्टार्ट करेंगे। किसके? साइकोलॉजी के जो 60 क्वेश्चन आए थे वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। और आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे जो 15 क्वेश्चन जो आपके किसके आए थे, हिंदी के आए थे, वो देखेंगे। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन। वैसे तो मैंने डिटेल से ये सारी करवा रखे हैं, आप अपनी जो प्लेलिस्ट है चैनल की उस पर जाकर देख सकते हो कि हिंदी को मैंने डिटेल से करवाया, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? परिमाणवाचक मतलब जो किसी चीज का परिमाण बताए। ठीक है, परिमाण क्या होता है? जैसे नाप तोल वजन वगैरह बताए, कम ज्यादा के बारे में बताए, वो होता है परिमाणवाचक। ठीक है, तो जब क्या परिमाणवाचक है? बिल्कुल नहीं। तो जब क्या है? जब है कालवाचक। क्या होता है? कालवाचक। क्यों? कि जब ये होगा तो वो होगा, तब ये होगा तो वो होगा, जब तब, ये सारे कालवाचक है। कालवाचक मतलब समय को बताते हैं कि जब मैं गांव आऊंगा मैं वहां जाऊंगा। तो जब मतलब जब मैं गांव आऊंगा, तो कालवाचक बता रहे हैं, समय बता रहे हैं। ठीक है, तो जब तब ये सारे क्या है? कालवाचक हैं। ठीक है, बात आती है वह की। तो वह क्या है? वह आपका है सार्वनामिक विशेषण। कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। और सार्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम है वह संकेतवाचक विशेषण। कौन सा? संकेतवाचक। इनको डिटेल से मैं करवा चुका, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाइए और वहां पर पूरी क्लासेज आपको मिल जाएगी। तो ये आपका संकेतवाचक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं इसको। ठीक है, फिर आता तो। ठीक है, तो ये जो तो है या फिर इसके अलावा जो, तो ये जो सारे शब्द हैं ये आते हैं आपके रीतिवाचक में। कौन सा क्रिया विशेषण में? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। किसमें? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। ठीक है, लेकिन यहां पर पूछा क्या? आपका पूछा है कि आपका परिमाणवाचक कौन सा होगा, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अधिक। अधिक मतलब कुछ ज्यादा, किसी चीज से ज्यादा होना, अधिक होना, मतलब परिमाण बता रहा है कि ये परिमाण इतना है। परिमाण मतलब कम ज्यादा, नाप तोल भार वजन जो होते हैं वो आते हैं परिमाणवाचक में। तो अधिक मतलब परिमाण बता रहा है वो कि कम नहीं है, अधिक है। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो तो ये आते हैं रीतिवाचक में और जब तब ये आते हैं आपके कालवाचक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62वां क्वेश्चन बोल रहा है संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संस्कृति शब्द है संस्कृति, तो संस्कृति होता है आपका सम और मैं के हलंत होता है, मतलब स्वर रहित मैं प्लस कृति। तो सम प्लस कृति बराबर संस्कृति। ठीक है, और ये कौन से? देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पहला शब्द है उसका आखिरी वर्ण देखते हैं, और आखिरी वर्ण अगर स्वर रहित है मतलब क्या हो गया? व्यंजन है। स्वर रहित है इसका मतलब क्या हो गया? व्यंजन। आगे भले ही व्यंजन हो या स्वर हो, तो जब कोई शब्द जिसका अंतिम जो आपका वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और वो आगे किसी दूसरे शब्द से संधि करता है, चाहे उसमें इसमें ये स्वर और व्यंजन कुछ भी हो सकता है, तो क्या कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। और संधि कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ध्यान रखना, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। देखो गद्यांश का यहाँ पर कोई औचित्य ही नहीं है, क्योंकि गद्यांश के बिना भी आप इनको अच्छे से कर सकते हो। फिर है देखो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, ये भी ध्यान रखना। फिर आपका आग शब्द क्या है? क्या वो तत्सम है, क्या वो तद्भव है, क्या विदेशज है या देशज है? तो आग शब्द है आपका तद्भव, और तद्भव शब्द में का बारे में बता चुका, जो मतलब क्या हो गए? संस्कृत से हिंदी में आते आते चेंज हो गए। क्या? संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से, एक मिनट, संस्कृत से तद्भव शब्द क्या होते हैं? संस्कृत से कहां पर आए? हिंदी में आए, और हिंदी में आते आते क्या हो गए? थोड़े से बदल गए, बदलाव आ गया, वो कहलाते हैं तद्भव। तत्सम क्या होता है? कि आपके हिंदी से, सॉरी, संस्कृत से हिंदी में जैसे के तैसे आ गए। संस्कृत से किस में आए? हिंदी में। और कैसे आए? जैसे के तैसे, यानी जैसे थे वैसे आ गए, जैसे थे वैसे। ठीक है, तो तत्सम यानी कि संस्कृत से कोई शब्द हिंदी में आया और जैसा था वैसा का वैसा आ गया, और संस्कृत से कोई शब्द हिंदी में आया है और वो बदलाव हो गया उसमें, तो वो हो गया तद्भव। तो बात आती है आग की, और आग है आपकी तद्भव। क्या है? तद्भव। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात करते हैं आग का तत्सम क्या होगा? तो आग का तत्सम होता है अग्नि। आग का तत्सम होता है अग्नि। ठीक है, तो आग का तत्सम हो गया अग्नि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रेरणा। प्रेरणा शब्द किस श्रेणी का है? प्रेरणा शब्द किस श्रेणी का है? तो देखो प्रेरणा क्या होता है?
प्रेरणा जो है आपका सर्वनाम नहीं है, समास नहीं है, विशेषण नहीं है। प्रेरणा, प्रेरणा है आपकी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा कौन सी होगी? संज्ञा के बारे में भी मैं डिटेल से बता चुका। मैं पहले बता रहा हूं कि ये सारे जो है चीजें मैं डिटेल से बता चुका कि संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, सबको डिटेल से बता चुका। किसमें है वो वीडियो? प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो जो आपका संज्ञा शब्द है ना, वो क्या जो है उसमें होती है आपकी 3 प्रकार की संज्ञा। एक होती है व्यक्तिवाचक, जो किसी व्यक्ति या नाम का, स्थान का बोध कराए। एक होती है जातिवाचक और एक होती है भाववाचक। ठीक है, और जातिवाचक में 2 होती है, एक द्रव्यवाचक होती है और एक होती है आपकी समूहवाचक। तो यहां बात हो रही है भाववाचक की। ठीक है, भाववाचक, भाववाचक मतलब क्या होती है? जो भावनाएं होती है अपने, दुख, सुख, प्रेम, ठीक है, नफरत, प्रेरणा। प्रेरणा क्या एक भाव है। ठीक है, व्यक्तिवाचक में क्या होता है? कोई व्यक्ति आपके सामने होता है, उसका कुछ नाम होता है, कोई वस्तु आपके सामने होती है, कोई स्थान आपके सामने होता है जिसका नाम होता है। जातिवाचक क्या होती है? जिस जो है बहुत सारी जो है मतलब एक जैसे चीजों का समूह होता है। जैसे मैं ये बोल दूं कि शहर, तो शहर क्या जातिवाचक है? बहुत सारे शहर होते हैं। ठीक है, मैं बोल दूं अजमेर, तो अजमेर क्या होता है? आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि अजमेर एक शहर है, वो एक फिक्स शहर है। ठीक है, मैं बोल दूं नदी, तो नदी है आपकी जातिवाचक, क्यों? क्योंकि नदियां बहुत सारी होती है। मैं ये बोल दूं गंगा नदी, तो गंगा नदी एक है, तो मतलब क्या होगी? वो व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? जो भाव होते हैं, अपने मन के भाव होते हैं ना, जो अपने सामने प्रत्यक्ष नहीं होते। जैसे आपके प्यार हो गया, ठीक है, नफरत हो गई, गुस्सा हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके प्रेरणा, खुद जो प्रेरणा है वो भी क्या हो गई? आपकी भाववाचक संज्ञा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? संज्ञा। और संज्ञा में भी प्रकार पूछ ले तो कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, क्योंकि अपने भाव होते हैं एक प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 65वां क्वेश्चन बोल रहा है भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। शब्द है आपका, एक वाक्य मान सकते हो कि भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक जो है सभ्यता में विशेषण कौन है और विशेष्य कौन है? तो विशेषण तो क्या होते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, सर्वनाम की विशेषता बताने वाले। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं आपके? विशेषण। विशेष्य क्या होते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है आपका विशेष्य, बताई जाती है। ठीक है, विशेष्य का मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से संज्ञा या सर्वनाम हो गया। ये किसी संज्ञा या सर्वनाम, मान लो कि किसी कोई विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण। मतलब विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो या तो संज्ञा या जो सर्वनाम, तो संज्ञा या सर्वनाम मतलब जिसकी भी विशेषता बताई जाए वो क्या हो जाते हैं? आपके विशेष हो जाते हैं। तो विशेष एक प्रकार से क्या हो गया? या तो संज्ञा शब्द होंगे या होंगे सर्वनाम शब्द, क्योंकि इन्हीं की विशेषता विशेषण बताता है और जिसकी भी विशेषता विशेषण बताता है वो होता है विशेष्य। तो यहां पर देखो, सभ्यता किसकी विशेषता बताई जा रही है? सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता है? भौतिक। यहां भी किस किस जो है विशेषता बताई जा रही है सभ्यता की? किस प्रकार की विशेषता है? आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक और भौतिक तो है इसकी विशेषता, तो आध्यात्मिक और भौतिक तो हो जाएगा आपका विशेषण। ये तो क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है, और सभ्यता क्या हो जाएगी? विशेष्य। क्यों? क्योंकि सभ्यता की विशेषता बताई जा रही है कि सभ्यता जो है आध्यात्मिक और भौतिक है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए जो उपयोगी है। ये भले ऊपर लेवल 2 साइंस मैथ लिखा हुआ है, लेकिन ये सबके कॉमन क्वेश्चन आते हैं हिंदी के। परिष्कृत शब्द में संधि होगी, तो शब्द का नाम है आपके परिष्कृत। ठीक है, परिष्कृत शब्द है, इसकी संधि क्या होगी? तो इसकी संधि होगी आपके परि, और यहां लगेंगे 2 विसर्ग प्लस कृत। ठीक है, परि और 2 विसर्ग प्लस कृत होगा परिष्कृत। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि। इंपोर्टेंट बनता है परिष्कृत। परिष्कृत में क्या होती है? आपकी विसर्ग संधि होती है। क्यों? परि और फिर लगते हैं 2 विसर्ग और फिर प्लस में कृत, तो परि विसर्ग प्लस कृत, तो परि प्लस कृत बराबर परिष्कृत, और ये हो गई आपकी विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67वां क्वेश्चन बोल रहा है सभ्य शब्द होगा। अब आपको मैं बोलूं कि सभ्यता से रहो, वो अलग चीज है। यह सभ्य कि जो है रमेश सभ्य लड़का है। रमेश क्या है? सभ्य लड़का है, सभ्य लड़का है। अब इसमें क्या हुआ? सभ्य क्या चीज है? सभ्य मतलब आप उसकी विशेषता बता रहे हो कि रमेश कैसा है? सभ्य है। तो ये क्या हो गया आपका? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण। और कौन सा विशेषण बात करें तो सभ्य हो गया गुणवाचक। ये उसका गुण है कि वो क्या है? सभ्य है। तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य इसमें क्या हो गया? जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बताई जा रही है यहां पर? लड़के की। किसकी? लड़के की। तो लड़का क्या हो गया? सभ्य। रमेश क्या होगी? संज्ञा होगी। रमेश क्या हो गया?
संज्ञा सभ्य हो गया विशेषण और लड़का हो गया विशेष है, तो उत्तर हो जाएगा आपका विशेषण। और कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण है सभ्य में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। 68वां क्वेश्चन बोल रहा है उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है, शब्द है आपका अनायास। अनायास को अगर हम जो है समास विग्रह करें, इसका क्या करें? समास विग्रह। तो इसका हम जैसे समास विग्रह करेंगे यह आएगा न जो है न आयास। क्या होगा? न आयास, मतलब बिना किसी जो है न आयास मतलब बिना किसी जो है प्रयत्न के। ठीक है, तो अनायास मतलब न आयास, और न आयास और जहां न लगता था वो होता है नजवाचक। कौन सा? नजवाचक। नजवाचक नज तत्पुरुष समास। कौन सा था? नज तत्पुरुष समास। ठीक है, नज तत्पुरुष समास कौन सा होता है? तो नज तत्पुरुष समास होता है जिसमें नहीं का बोध हो। किसका हो? नहीं का बोध हो। ठीक है, क्या हो? नहीं का बोध हो। तो जिस भी समास में नहीं का बोध हो वो होता है नजवाचक या नज तत्पुरुष समास। दोबारा सुन ला कि जिस भी शब्द में नहीं का बोध हो, मतलब कोई चीज के नहीं होने का बोध हो, किसका? नहीं होने का बोध, वो होता है आपका नज तत्पुरुष समास। और यह है अनायास। अनायास मतलब न आयास, बिना किसी प्रयत्न के। तो नहीं होने का प्रयत्न जो है बोध हो रहा है, तो ये जो आपका क्या हो गया? तत्पुरुष जो है नजवाचक नज तत्पुरुष समास हो गया, तो नज तत्पुरुष होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। 69 बोल रहा है वह शब्द में सर्वनाम है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आपका जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसमें कौन सा? पुरुषवाचक। ठीक है, कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। लेकिन पुरुषवाचक के भी 3 जो है भेद होते हैं। एक तो उत्तम पुरुष, ठीक है, एक मध्यम पुरुष, और एक होता है आपका अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष में तो शब्द आते हैं मैं, मेरा, मतलब खुद को मानता मेरा। मध्य में आता है तेरा, तुम, ये तुम्हारा, ये सब। अन्य में आता है वह, उसका, ये सब किस में आते हैं? आपके अन्य में। तो पुरुषवाचक तो है, लेकिन कौन सा पुरुष है? तो यह है अन्य पुरुष। कौन सा है? अन्य पुरुष। क्योंकि वह शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा? वह, उसका, वो, ये सब आते हैं अन्य पुरुष में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। 70वां क्वेश्चन बोला जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित हो रहा है, रेखांकित शब्द क्या है? तो देखो सर्वनाम नहीं है, बिल्कुल नहीं। सर्वनाम में यह वह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। संज्ञा भी नहीं है, शायद कोई संज्ञा ही नहीं होती है। समास भी नहीं है क्योंकि इसका समास विग्रह होता नहीं है। तो उत्तर होगा अवयव। और अवयव क्या होते हैं? नाम से पता चला अवयव मतलब जिसका टुकड़े ना कर सके, और जिसका क्या हो? काल, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं हो। आधार पर परिवर्तित नहीं हो, परिवर्तित ना हो। तो अवयव क्या होते हैं? कि काल, लिंग, वचन के आधार पर जो परिवर्तित नहीं होते हैं ना, उनको कहते हैं अवयव। तो शायद का बहुवचन बताओ। शायदों कुछ शब्द होता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे अवयव शब्द को पहचानने का एक ही तरीका उसका बहुवचन बनाओ, बन जाता है तो अवयव नहीं है, नहीं बनता तो अवयव है। जैसे शायद है, शायद को अगर बहुवचन बनाए तो शायदें या शायदों, ऐसा कोई शब्द होता है? बिल्कुल नहीं। तो काल, लिंग, वचन ये सब जो है इसमें चेंज नहीं होते, वो अवयव जो होते हैं। तो अवयव हो गया ये ऑप्शन नंबर 70 का, क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 71। 71वां क्वेश्चन बोल रहा है आपके, एक मिनट, 71वां क्वेश्चन बोल रहा है कि आर्थिक शब्द किस श्रेणी का है? आर्थिक शब्द किस श्रेणी का है? तो देखो आर्थिक कोई क्रिया थोड़ी ना होती है, कोई कार्य थोड़ी ना करे आर्थिक के नाम पर, तो बिल्कुल नहीं। तो आर्थिक जो क्रिया तो नहीं होती। ठीक है, फिर संज्ञा भी नहीं होती। कौन सी संज्ञा के आधार पर रखोगे? सर्वनाम में तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, तो कोई जो है संज्ञा व सर्वनाम दोनों ही नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? विशेषण। क्यों? जैसे मैं आपको बताऊं कि जो है मेरा दोस्त, मेरा मित्र या दोस्त आर्थिक रूप से मजबूत है, तो इसमें जो है 2 विशेषण प्रयोग हो रहे हैं, एक तो मजबूत और एक आर्थिक रूप से। आर्थिक रूप से मतलब आर्थिक विशेषता उसकी क्या है? विशेषता। तो ध्यान रखना, आर्थिक शब्द है विशेषता। राजनीतिक भी है विशेषता, सामाजिक भी क्या होती है? विशेषता होती है। यह भी ध्यान रखना, आर्थिक के साथ साथ सामाजिक भी विशेषता है, विशेषण है। राजनीतिक शब्द जो है ना, राजनीतिक, यह भी क्या है? विशेषण। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। 72वां क्वेश्चन बोल रहा है
व्यवस्था शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यवस्था होती है आपकी वी प्लस अवस्था। क्या होती है? वी प्लस अवस्था। तो ये होते है व्यवस्था। तो उत्तर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1, वी प्लस अवस्था व्यवस्था। अब बात आती है कि इसमें जो है आपकी संधि कौन सी है। तो संधि देखो, इसमें छोटी ई और देखो ये छोटी ई की मात्रा है प्लस ए, ये मिलकर जो बनेंगे आपके ये, ठीक है, जो है छोटी ई और ए मिलकर क्या बन रहे हैं? ये। तो ये आपकी है यण संधि। कौन सी संधि हो गई है? यण संधि। इनको डिटेल से मैं बता चुका। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन जरूर कर लें। तो ये है यण संधि। फिर है क्वेश्चन नंबर 73, अगल बगल में कौन सा समास है? तो अगल बगल क्या होता है? अगल और बगल, अगल और बगल। तो अगल बगल में कौन सा समास हो गया? अगल बगल में आपका समास हो गया द्वंद्व, क्योंकि दो शब्द एक जो है और से जुड़ते हैं तो होता है उसमें द्वंद्व समास। ये सारे समास को भी अपन डिटेल से जान चुके हैं, तो पिछले वीडियो जरूर देखें मेरे कहने पर। तो अगल बगल में क्या है? अगल और बगल। तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। 74वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा अच्छे से प्रिंट नहीं आया हुआ, थोड़ा एडजस्ट कर ले। हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? हमारा इलाका, ठीक है, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, तो इसमें जो है कौन सा जो है सर्वनाम है? तो इसमें जो सर्वनाम है वो आपका उत्तम पुरुष, क्योंकि ऊपर बता चुका उत्तम पुरुष में क्या होता है? मेरा, हमारा, ये होता है। क्या होता है उत्तम पुरुष में? मेरा, मैं, हमारा, ये सब आते हैं उत्तम पुरुष में। मध्य पुरुष में तुम, तुम्हारा, तेरा, और अन्य पुरुष में आते हैं वह, वो, उसका। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उत्तम पुरुष। ठीक है, और फिर आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आए थे इसमें। पत्थर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो पत्थर क्या हो गया? एक प्रकार का तद्भव शब्द हो गया। ठीक है, तो इसका तत्सम क्या होगा? प्रशस्त्र। क्या होगा? प्रशस्त्र होगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपका पुहुप है, पुहुप है आपका तत्सम शब्द। क्या है? तत्सम। और इसका जो तद्भव शब्द है, पुहुप का तद्भव शब्द है, वो है आपका पुष्प या फूल। क्या है? फूल। तो ये जो है आज के 15 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी के, वो थे। कल हम साइकोलॉजी के जो है मेजर टेस्ट 3 के जो है देखेंगे क्वेश्चंस। और आप जो है क्या करें? चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बन रहे जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।